होती है। राहुल जी कह रहे हैं कि आपकी इमेज क्लियर नहीं है। इमेज आई थिंक बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए राहुल जी। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऑडियो क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपको ये पीपीटी अच्छी तरीके से, पीडीएफ जो अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है, सो दैट्स फाइन। ठीक है, मैं थोड़ा कम भी दिखूं तो चलेगा। हाँ जी। तो गाइस, हम लोगों ने कल बात की थी। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था कि संविधान क्या है। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि संविधान क्या है। हमने पढ़ा था कि राज व्यवस्था क्या है। और हमने इन दोनों के बीच में एक रिलेशन क्या होता है ये देखा था। और हमने ये भी देखा था कि संविधान के मेकिंग, यानी कि उसके निर्माण और उसके सोर्सेस, यानी कि उसके स्रोत जो हैं, इन दोनों चीजों के बारे में हम लोगों ने कल की क्लास में चर्चा की थी। ठीक है ना? अब बात करें अगर दोस्तों कि आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना, या फिर कहें तो प्रियम्बल। प्रियम्बल, ठीक है। तो कल की क्लास जितने लोगों ने अटेंड किया है उन सभी से मेरा सवाल है कि दोस्तों, प्रियम्बल संविधान सभा के बैठकों में कौन से डॉक्यूमेंट के आधार पर प्रियम्बल तैयार किया गया था? मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी तो अध्यक्ष वगैरह का चुनाव होने के बाद ऑफिशियली सबसे पहला काम क्या होता है? ऑफिशियली सबसे पहला काम होता है 13 दिसंबर को 1946 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस, यानी कि ध्यान रखिएगा, यानी कि है ना, उद्देश्य संकल्प जो है ना, उद्देश्य या उद्देशिका का संकल्प जो है ये प्रस्तुत किया गया। ठीक है ना, ये प्रस्तुत किया गया। और मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या चीज होती थी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब एक तरीके से मोटा मोटी वो मेन चीजें, वो मेन फीचर्स जो हमें अपने संविधान के अंदर इंक्लूड करने थे, जो हमें अपने संविधान के अंदर इंक्लूड करने थे। ठीक है, तो दोस्तों, आप में से मुझे कौन बता सकता है कि संविधान का वास्तविक निर्माता कौन था? संविधान का वास्तविक निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और सर बी.एन. राव के द्वारा। तो आप में राइट, आप इसमें से कौन सा जवाब देंगे? अगर मैं आपके लिए पोल स्टार्ट करता हूं, सपोज है ना, स्टार्टिंग अ न्यू पोल, 10 सेकंड का टाइम, 4 ऑप्शंस। तो ऑप्शन सी कहने वाले सबसे ज्यादा हैं, उसके बाद ऑप्शन डी कहने वाले लोग हैं। दरअसल में दोस्तों ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। संविधान सभा ने निर्माण किया संविधान का, किसी भी व्यक्ति ने निर्माण नहीं किया, याद रखिएगा। सर बी.एन. राव जो है दोस्तों, इन्होंने क्या तैयार किया था? इन्होंने जो है वो प्राइमरी ड्राफ्ट तैयार किया था, या हम जिसको कह सकते हैं बेसिक ड्राफ्ट तैयार किया था। दोस्तों ये बेसिक ड्राफ्ट क्या चीज होती है, ध्यान रखिएगा। इसी ड्राफ्ट में, है ना, इसी ड्राफ्ट में संशोधन किया गया या किए गए, ठीक है ना, और जो अंततः जो भी प्राप्त हुआ, है ना, अंततः जो प्राप्त हुआ उसे संविधान के रूप में स्वीकृत किया गया, संविधान रूप में स्वीकृत किया गया। ठीक है ना? ऑलराइट एवरीवन। लेकिन फिर बात आती है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने फिर क्या किया? तो दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है ये संविधान निर्मात्री, संविधान निर्मात्री सभा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी, ठीक है ना, ड्राफ्टिंग कमिटी, इसके अध्यक्ष थे। ठीक है ना, इसके अध्यक्ष थे। और एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि जैसे एक क्रिकेट मैच में कप्तान की भूमिका होती है कि भाई देखो, कंट्रीब्यूट तो हर खिलाड़ी कर रहा है, कंट्रीब्यूट तो हर खिलाड़ी कर रहा है, लेकिन कप्तान क्या करते हैं कि कप्तान जो है उस पर्टिकुलर टीम के खिलाड़ियों से हमें जो भी परफॉर्मेंस मिल रही है उनको कोऑर्डिनेशन
प्रदान करना, उनके कौन से पार्ट को टीम के बेनिफिट के लिए प्रयोग करना है, कौन से उनके टैलेंट को टीम के बेनिफिट के लिए यूज करना है, ये डिसाइड करना, ठीक है ना। तो ये काम एक कैप्टन का होता है। उसी प्रकार दोस्तों संविधान सभा के अंदर ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के अंदर ढेर सारी कमिटीज हुआ करती थी, ढेर सारी कमिटीज हुआ करती थी, ठीक है ना। और उन ढेर सारी कमिटीज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो उन कमिटीज को मेजर कमिटी और माइनर कमिटी में कैटेगराइज किया गया था, यानी कि मुख्य समितियां और गौण समितियों में कैटेगराइज किया गया था, ठीक है। और उन सभी समितियों के द्वारा अलग अलग काम किए जाते थे। उदाहरण के तौर पर यूनियन पावर्स कमिटी, यानी कि संघीय शक्तियों के लिए समिति बनाई गई थी। अब उस समिति का इंचार्ज किसे बनाया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, ठीक है ना। इसी प्रकार से दोस्तों स्टेट्स कमेटी बनाई गई थी, यानी कि राज्य समिति जो है, रियासतों के लिए जो समिति बनाई गई थी उसका इंचार्ज कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई गई थी, यानी प्रांतीय संविधान समिति बनाई गई थी, जिसका काम था प्रांतों के लिए संविधान में कुछ प्रावधान जोड़ना। वो अध्यक्ष कौन थे उसके, सरदार पटेल अध्यक्ष हुआ करते थे। संचालन समिति या स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई थी दोस्तों, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, है कि नहीं। तो ऐसे तमाम तरीके की समितियां बनाई गई थी, लेकिन दोस्तों इन सभी समितियों के द्वारा जो कुछ काम किया जाता था उसको संविधान में कहां रखना है, कैसे रखना है, क्या उसमें ऐड करना है, क्या उसमें से डिलीट करना है, ये सारा का सारा काम करने की जिम्मेदारी संविधान निर्मात्री सभा या कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी की जिम्मेदारी हुआ करती थी, ठीक है। दोस्तों इस कमेटी के कितने मेंबर्स हुआ करते थे, इस कमेटी के कितने मेंबर्स थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इस कमेटी के टोटल मिलाकर के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सहित कुल मिलाकर के 7 मेंबर्स हुआ करते थे, 7 सदस्य हुआ करते थे, ठीक है ना। कितने मेंबर्स, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सहित 7 मेंबर्स हुआ करते थे, ठीक है ना। वो 7 मेंबर्स में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो चेयरमैन हो गए, ठीक है ना। बाकी मेंबर्स कौन कौन से हैं दोस्तों, तो उनमें आते हैं आपके एन जी अयंगर। कौन आते हैं, एन जी अयंगर, ठीक है। एन जी अयंगर के बाद आते हैं कौन दोस्तों, ए के अय्यर या अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ए के अय्यर, ठीक है ना। इनको ऐसे भी अय्यर लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं दोस्तों कौन, मोहम्मद सादुल्लाह, राइट, मोहम्मद सादुल्लाह खान, मोहम्मद सादुल्लाह, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन आएगा, तो ध्यान रखिएगा, जस्ट सेकंड मैं हटा देता हूं इसको। उसके बाद और कौन कौन आएगा दोस्तों, तो मोहम्मद सादुल्लाह खान के बाद आते हैं कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। कौन आते हैं, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। और फिर कौन आते हैं, डीपी खैतान, ठीक है, कौन आते हैं, डीपी खैतान, जिनके जगह पर दोस्तों टी कृष्णामाचारी, टी कृष्णामाचारी जो है वो इनको रिप्लेस करते हैं, क्योंकि डीपी खैतान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना, इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों 1948 में, तो इसके लिए उनकी जगह पर टी कृष्णामाचारी आ जाते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों एक व्यक्ति और जो है, एक व्यक्ति और कौन है, बीएल मित्तर, राइट, बीएल मित्तर, जिनकी जगह पर दोस्तों एन माधवराव जो है आ जाते हैं, रिप्लेस्ड बाय एन एम राव, ठीक है ना। तो ये टोटल मिलाकर के मेंबर्स हो गए। चेयरपर्सन का नाम आप सभी जानते हैं, चेयरपर्सन कौन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं चेयरपर्सन। तो दोस्तों इसी समिति ने क्या किया, इसी समिति ने संपूर्ण संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों के द्वारा गठित की गई अलग अलग प्रकार की समितियों के अलग अलग कार्यों को क्या किया, संकलित किया, उसे समन्वयित किया, यानी कि उसको कंपाइल किया और कोऑर्डिनेट किया, और उसके बाद फिर कंपाइलेशन के तहत हमारा संविधान निर्मित हुआ, ठीक है। सभी को ये बात समझ में आ गई कि नहीं पूरी तरीके से, कि वास्तव में संविधान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया थी, ठीक है ना। आप सभी जानते होंगे कि इसमें जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है, लेकिन दोस्तों असलियत क्या है मैं आपको ये बता देना चाहूंगा। असलियत दरअसल में ये है कि इसमें कुल मिलाकर के 155 दिन, 155 डेज, इतना ही बस काम हुआ है, ठीक है ना। और उसमें भी आप एक मजे की बात जानिए कि टोटल 151 दिन वास्तविक काम हुआ, तो उसमें से कि दोस्तों मात्र और मात्र 51 दिनों में क्या हुआ, संविधान बनकर के तैयार हो गया। बाकी के दोस्तों
बाकी के तकरीबन 104 दिन, जो 155 टोटल थे, उसमें से 104 दिन जो है वो सिर्फ कौन से संशोधन होंगे, किसको कहां रखा जाएगा, कौन से आर्टिकल को हटाना है, घटाना है, किसको जोड़ना है, यही सब चर्चा होती रही। यानी कि संविधान में अलग अलग डिबेट्स और डिस्कशंस होते रहे। तो प्रॉपरली 51 डेज में हमारा संविधान जो है वास्तव में लिखा जा चुका था। बाद में एडिटिंग वगैरह करने में, डिस्कशंस और डिबेट्स करने में लंबा टाइम लग गया। ठीक है, तो जो काम 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ था दोस्तों, वो काम 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया। कब पूरा हुआ? 26 नवंबर 1949 को वो काम पूरा हो गया। और इसी वजह से दोस्तों आप सब जानते होंगे कि 26 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? 26 नवंबर को हम संविधान दिवस सेलिब्रेट करते हैं। क्या सेलिब्रेट करते हैं? संविधान दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? चलिए, अब ध्यान रखिएगा, संविधान दिवस जो है या कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है 26 नवंबर को इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया? ये संविधान सभा जो है उन्होंने संविधान को क्या कर दिया? संविधान को उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने है ना अंगीकृत, ठीक है ना, क्या किया? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर दिया। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर दिया। एक चीज आप लोगों को मैं जरूर बताना चाहूंगा, ये जो प्रियम्बल की फोटो है, प्रियम्बल की जो फोटो है, ये आपको बड़ी आसानी से हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। ठीक है ना, इसमें इसको रटने की आपको कोई जरूरत ऐसा अभी तो नहीं है फिलहाल, लेकिन अगर आप इसको याद कर लें तो बड़ा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि भाई अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और प्रियम्बल आपको याद होने से ज्यादा बेहतर चीज है कि आपको समझ में आ चुका है, तो ज्यादा अच्छा आपके लिए होगा। तो हम इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के लिए मैं इसको एक बार पढ़ देता हूं, बाकी इसको रटने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है फिलहाल। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into, यानी हम भारत के लोग एतद द्वारा, है ना, भारत को कैसे कैसे भैया, है ना, सोवरीन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरीन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि भारत को एक संप्रभु, ठीक है, समाजवादी, ऑलराइट, पंथ निरपेक्ष, ओके, जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में गठित करने की, है ना, शपथ लेते हैं, तथा टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, तथा इसके सभी नागरिकों को, है ना, इसके सभी नागरिकों को सुनिश्चित करेंगे। क्या सुनिश्चित करेंगे? क्या सुनिश्चित करेंगे भाई? जस्टिस, यानी कि सबसे पहले न्याय, जस्टिस। कितने प्रकार का जस्टिस? ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्याय कितने प्रकार का दोस्तों? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सिर्फ इसे रटना जरूरी नहीं है, बल्कि ये भी समझिए कि ये कौन से सीक्वेंस में दिया गया है। ठीक है ना, लिबर्टी ऑफ किसका, न्याय सबसे पहले मिलेगा दोस्तों, उसके बाद आपको मिलेगी स्वतंत्रता। अर्थात आप इतना समझ लीजिए कि आपको जो स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों, वो किसी के साथ अन्याय का कारण नहीं बननी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट हियर एवरीबॉडी? हाँ या ना बता दीजिए फटाफट से कि क्या आपको ये बात एब्सोल्युटली क्लियर हुई क्या, कि हमें जो भी स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, वो स्वतंत्रता कभी भी किसी दूसरे के साथ अन्याय का कारण नहीं हो सकती। यानी आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक आप किसी के साथ अन्याय का कारण ना बने। तो किसकी स्वतंत्रता? तो थॉट, यानी कि विचार की या सोच की, एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की, बिलीफ यानी कि विश्वास की, फेथ यानी कि आस्था की, वर्शिप यानी कि पूजन। तो आपको है ना, ध्यान रखिएगा, आपको सोच की या सोच विचार की, अभिव्यक्ति की, है ना, विश्वास की, आस्था की और पूजा पद्धति की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है या दी जाएगी। ऐसा ये जो संविधान सभा के लोग हैं, ये भारत के जो लोग हैं, ये ऐसा वादा करते हैं कि अपने सभी नागरिकों को हम क्या प्रदान करेंगे? अपने सभी नागरिकों को हम न्याय प्रदान करेंगे। कैसा न्याय प्रदान करेंगे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हम अपने सभी नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। कैसी स्वतंत्रता प्रदान करेंगे? तो विचारों की, अभिव्यक्ति की, है ना, विश्वास की, आस्था की और पूजा पद्धति की स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। हम अपने सभी नागरिकों को समानता प्रदान करेंगे। क्या प्रदान करेंगे दोस्तों? इक्वालिटी। इक्वालिटी किस चीज की? ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसरों की और स्थिति की,
ध्यान रखिएगा कि किसी व्यक्ति की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति होगी, उसकी स्थिति और उसके अवसरों की जो है ना बात है, उसमें समानता प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, यानी देखो जरा, टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजंस ये वन है, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल ये टू है। क्या वन क्या टू, मैं आपको बताऊंगा। यानी कि उन सभी में किसको बढ़ावा देने की कोशिश करेगी भारत के लोग? भारत के लोग दूसरी कोशिश क्या करेंगे कि उन सभी में बढ़ावा देंगे। किन सभी में? भारत के नागरिकों में कुछ चीजों को बढ़ावा देंगे। कौन सी चीजों को बढ़ावा देंगे? फ्रेटर्निटी, यानी कि बंधुत्व और भाईचारा को बढ़ावा देंगे। कैसी फ्रेटर्निटी, कैसा बंधुत्व? which assures या assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, यानी कि दोस्तों ऐसा बंधुत्व, ऐसा भाईचारा संविधान सभा के, भारत के लोग संविधान सभा के माध्यम से ये है ना, ये इंश्योर करते हैं कि भारत के सभी लोगों के बीच आपसी भाईचारा, आपसी बंधुत्व को वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ऐसा बंधुत्व बढ़ाएंगे जिसकी मदद से क्या हो जाए? व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित की जा सके, ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी सुनिश्चित किया जा सके। यानी कि अगर मैं सपोज, अगर मैं कल को कहीं पर बम ब्लास्ट करता हूं तो मेरे कुछ साथ के दोस्त, संगी दोस्त जो हैं, अगर वो मेरा साथ देंगे, या मेरा समुदाय जो है अगर वो मेरा साथ देगा ये बोल करके कि नहीं नहीं सर तो मिर्जापुर के हैं तो सर का साथ देना जरूरी है क्योंकि सर हमारे यहाँ के हैं, तो क्या वो संविधान का पालन कर रहा है क्या? जी नहीं, वो संविधान का पालन नहीं कर रहा है, वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है। क्यों? क्या मेरे काम करने से, क्या मेरे कहीं पर जो है कोई अपराध करने से, बम ब्लास्ट करने से क्या देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा हुई है क्या? ये तो उल्टा 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 खतरे में चली गई है। और जब देश की एकता और अखंडता, देश की एकता और अखंडता खतरे में चली जाए, उस समय अगर आप भाईचारा निभाने लगेंगे तो ये क्या माना जाएगा दोस्तों? संविधान के मूल प्रस्तावना के विरुद्ध माना जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप किसी व्यक्ति की गरिमा का उल्लंघन करते हैं, यानी कि अगर सपोज आप कहिए कि आपके पास यहां पर बोला गया है लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब कि मेरी मर्जी में जो करना चाहूं, मुझे अगर किसी हिंदू देवी देवता की या किसी मतलब धर्म के देवी देवता की अगर कोई अभद्र तस्वीर बनानी है और मैं ये बोल दूं कि ये तो मेरी आजादी है, मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, संविधान मुझे इसकी गारंटी देता है, नहीं देता है। क्यों? क्योंकि क्या इससे आप अपने देश की एकता और अखंडता को मजबूत कर रहे हो क्या? जी नहीं, आप इससे देश की एकता और अखंडता को खतरे में डाल रहे हो। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है क्या? तो ये चीज आप सभी को ध्यान रखना है कि संविधान निर्माताओं ने क्या कहा कि वो व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए सभी देशवासियों में, सभी व्यक्तियों में बंधुत्व और भाईचारे को प्रमोट करेंगे। ठीक है ना, जिसके लिए in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ठीक है, अब जरा एक काम करिए, अब जरा एक काम करिए, सबसे पहले आप ये लाइन पढ़िए और फिर ये लाइन पढ़िए। तो इसमें आपको क्या पता चल जाता है? इसमें आपको पता चल जाता है कि भारत का संविधान किसने बनाया? किसने बनाया? तो जनता ने बनाया। किसने बनाया? जनता ने बनाया। कहां बनाया? कहां बनाया भारत का संविधान? कहां बनाया? तो ध्यान रखिएगा, ये बनाया संविधान सभा में बनाया। कहां बनाया? संविधान सभा में। ठीक है ना, संविधान सभा में। बेटे सारे शब्दों के मतलब मैं आप सभी को डिटेल में बताऊंगा, ये तो सिर्फ मैं आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ठीक है शिखा जी, तो डू नॉट वरी, सारे चीजों के आंसर आपको पता चलेंगे। संविधान सभा में बनाया। ठीक है, ऑलराइट, कहां बनाया? संविधान सभा में बनाया। किसने बनाया? जनता ने बनाया भारत का संविधान। ठीक है, अच्छा, भारत का स्वरूप क्या होगा? भारत का कैसा स्वरूप होगा? तो ध्यान रखिएगा, भारत का कैसा स्वरूप होगा दोस्तों? भारत का स्वरूप होगा ऐसा। कैसा? ऐसा, है ना। भारत का स्वरूप कैसा होगा भैया? संप्रभु, ठीक है, समाजवादी, ऑलराइट, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ऑलराइट, और है ना लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक और गणतंत्र।
तो हमारे देश का कैसा स्वरूप होगा, संविधान सभा इस बारे में किस बात पर एग्री करती है, हमारा देश कैसा होगा, भारत का कैसा स्वरूप रहेगा, तो संप्रभु रहेगा हमारा देश, समाजवादी रहेगा, पंथ निरपेक्ष रहेगा, लोकतांत्रिक रहेगा और गणतंत्र रहेगा। ठीक है। संविधान सभा के प्रस्तावना के माध्यम से हमारे देश के नागरिकों के लिए क्या लक्ष्य रखे गए, हमारे देश के नागरिकों के लिए क्या लक्ष्य रखे गए, या संविधान का लक्ष्य क्या रखा गया दोस्तों। ठीक है ना, संविधान का लक्ष्य क्या रखा गया, संविधान का लक्ष्य क्या है, यह भी हमें प्रियम्बल से ही पता चल जाता है दोस्तों। संविधान का लक्ष्य क्या है, तो ध्यान रखिएगा, संविधान का लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए, ठीक है ना, संविधान का लक्ष्य है ना प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए लक्ष्य है। और संविधान का लक्ष्य जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये देश के लिए भी लक्ष्य है। ठीक है ना, तो तीन तीन प्रकार के लक्ष्य हमारे संविधान ने अपने लिए तय किए हुए हैं। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही सभी लोगों को? ऑलराइट, कैसे पता चल रहा होगा, तो देखिए यहां पे बताता है ना संविधान सभा की प्रस्तावना में, संविधान खुद बताता है, संविधान खुद बता रहा है कि टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, यानी हम भारत के लोग अपने सभी नागरिकों को इस बात के लिए सुनिश्चित करना चाहते हैं। क्या सुनिश्चित करना चाहते हैं? अपने सभी नागरिकों को, तो अपने सभी नागरिकों को हम क्या देना चाहते हैं भैया? न्याय, स्वतंत्रता, समानता। क्या देना चाहते हैं अपने सभी नागरिकों को? अपने सभी नागरिकों के लिए हम न्याय, स्वतंत्रता और समानता, ये हम प्रदान करना चाहते हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए हमने क्या लक्ष्य रखा है, ध्यान रखिएगा, तो हमें प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा जो है वो सुनिश्चित करनी है कि वो अक्षुण्ण रहे। ठीक है ना, तो प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, ठीक है ना, या कहें कि उसका आत्मसम्मान जो है उसका आत्मसम्मान जो है वो संरक्षित रहे, वो संरक्षित किया जाएगा। ठीक है, और देश के लिए क्या लक्ष्य रखा है भाई, तो ध्यान रखिएगा, देश के लिए लक्ष्य देखो यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है ना, राइट, अश्योरिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी कि राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र के लिए क्या लक्ष्य है, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित किया जाए। ठीक है ना, सुनिश्चित करना। तो दोस्तों ये चीज आप लोगों को संविधान का जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसे पढ़ करके ये एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगा कि संविधान सभा की प्रस्तावना में वो बातें साफ साफ बता दी गई हैं जिन बातों के लिए हमारा संविधान बनाया गया है। क्या आज से लेकर के आज के बाद कभी भी किसी के मन में ये डाउट आएगा क्या कि भारत का संविधान किसने बनाया? जनता ने बनाया। किसके माध्यम से, कहां पर? तो संविधान सभा के सदस्यों के माध्यम से संविधान सभा के अंदर बनाया गया। ठीक है ना, भारत का स्वरूप हमारे संविधान के अनुसार, भारत का स्वरूप कैसा है, तो हमारे संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, 5 उसके विशेषताएं हैं हमारे देश की। ठीक है ना, और हमारे देश के नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों के लिए संविधान के द्वारा किन किन बातों की गारंटी दी गई है, तो न्याय, स्वतंत्रता और समानता की गारंटी दी गई है। कैसा न्याय, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कैसी स्वतंत्रता, तो विचारों की अभिव्यक्ति की, ठीक है ना, विश्वास की, आस्था की और पूजा पद्धति की स्वतंत्रता। विचारों की अभिव्यक्ति की, विश्वास की, आस्था की और पूजा पद्धति की स्वतंत्रता देने की बात की गई है। और समानता प्रदान किया जाएगा सभी नागरिकों को। कैसी समानता प्रदान की जाएगी, दोबारा सुनिएगा, तो ध्यान रखिएगा, है ना, सभी की स्थिति और सभी के लिए अवसर। ठीक है, सभी की जो वैयक्तिक स्थिति है और सभी के अवसर जो हैं वो समान रहेंगे। और उसके बाद हम लोग अगर कोई पूछे कि हमारे देश में संविधान प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या सुनिश्चित करता है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो ये सुनिश्चित करता है कि कुछ भी हो लेकिन हर व्यक्ति का जो डिग्निटी है, यानी उसकी जो आत्मगरिमा है, जो उसका व्यक्तित्व है ना, व्यक्तिगत उसका आत्म सम्मान है, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसीलिए आपने देखा होगा दोस्तों कि पुलिस के कस्टडी में भी पुलिस अगर किसी को मारती पीटती है तो वो भी कानून के अगेंस्ट माना जाता है। एक कैदी का भी इतना आत्मसम्मान है कि उसके साथ डिग्निटी से पेश आया जाए।
उसे खुलेआम चौराहे पर दरिंदगी के साथ फांसी नहीं दी जा सकती, उसके लिए भी एक प्रक्रिया बनाई गई है। ठीक है ना, ध्यान से आप ये चीजें समझ लीजिएगा, बहुत जरूरी है आपके लिए। और उसके बाद देश के लिए क्या लक्ष्य रखा गया दोस्तों? तो देश के लिए लक्ष्य जो है ये रखा गया कि देश की एकता और अखंडता हर हाल में सुनिश्चित होनी चाहिए, चाहे किसी भी व्यक्ति की गरिमा, चाहे सभी नागरिकों के लिए अधिकार, ये सब के सब हट जाएं, लेकिन देश जो है वो रहना चाहिए, देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहनी चाहिए। जब आप ये बात समझ लेते हो दोस्तों, तो आने वाले चैप्टर्स में जैसे फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों के बारे में जब आप पढ़ोगे, तब उसमें आपको दिखाई देगा कि यार ये तो हर मौलिक अधिकार का कोई ना कोई एक्सेप्शन दिया हुआ है, कोई ना कोई इसका जो है कंट्री दिया हुआ है। तो आप समझ जाइएगा कि जहां किसी मौलिक अधिकार की बदौलत अगर आप इतने ताकतवर बन जाएं कि देश की एकता अखंडता को खतरे में डाल दें, तो आपका मौलिक अधिकार उस रेंज के बाहर नहीं जा सकता। उदाहरण के तौर पर जैसे कि आप देखिए, अभी हाल ही में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी, बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, कितने लोगों ने उसके बारे में न्यूज पढ़ी है दोस्तों? कमेंट्स में बताइए मुझे। अब बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री आई थी, इसमें प्राइम मिनिस्टर के रोल के ऊपर चर्चा की गई थी। 2002 में जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उस टाइम में उनका क्या रोल था दंगों के हिसाब से, और काफी कंट्रोवर्शियल टाइप का उसको बना करके पेश किया गया। सरकार ने उस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर बैन लगा दिया। क्यों लगा दिया? ये बोल करके लगा दिया कि देखो, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो ठीक है, लेकिन अगर आपके इस वीडियो से देश में वर्तमान स्थिति बिगड़ गई, दंगे फसाद की संभावना हो गई, राष्ट्र की अखंडता के ऊपर असर पड़ गया, तो देन व्हाट? तब क्या होगा? तो इसीलिए आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कट शॉर्ट, खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? दोस्तों, इसके अलावा हमारा संविधान जो है, हमारे संविधान की प्रस्तावना अपने अंतिम पैराग्राफ में कुछ और चीजें भी बताती है। ठीक है, कि हमारे संविधान को ठीक है ना, कब निर्मित किया गया और कब समर्पित किया गया देश की जनता को, है ना, कब समर्पित किया गया और संविधान सभा के द्वारा कब निर्मित किया गया। दोस्तों, चाहे आप निर्मित की बात करें, चाहे आप समर्पित की बात करें, चाहे आप अंगीकृत की बात करें, ये अंगीकृत का मतलब क्या हुआ? अंगीकृत का मतलब हुआ कि हमने इसे अडॉप्ट कर लिया कि यही हमारा संविधान है। अब लागू हम जब मर्जी तब से करें, लेकिन है हमारा संविधान यही, हमने इसको मान लिया, हमने इसको मान लिया। समर्पित मतलब, अब भैया देखो, हमारे पास अगर सपोज कोई क्लास के नोट्स तैयार करने हैं, मैंने नोट्स बनाए बकायदा और मैंने आपको सौंप दिया कि लो बेटा नोट्स एंजॉय करो, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब हमने अंगीकृत नहीं, हमने आपको समर्पित कर दिया। निर्मित मतलब क्या? कि आज मेरे नोट्स कंप्लीट हो गए, तो आज मेरे नोट्स कंप्लीट हो गए, आज मैंने ये स्वीकार कर लिया कि हाँ यही मेरे नोट्स हैं फाइनली, अब मैं सभी बच्चों को यही बताऊंगा, और आज ही मैंने सभी बच्चों को दे भी दिया कि ये लो बेटा यही आज से मेरे नोट्स हैं। लेकिन क्या बच्चे ने उस दिन से पढ़ना शुरू कर दिया? जी नहीं, बच्चे ने उस दिन से पढ़ना शुरू नहीं किया। तो बच्चा किस दिन से पढ़ना शुरू करेगा? है ना, किस दिन से पढ़ना शुरू करेगा? वो पढ़ना शुरू करेगा 26 जनवरी 1950 से शुरू करेगा। ठीक है ना, ये 26 नवंबर 1949 को हुआ ये सारा कुछ, और लागू कब से हुआ दोस्तों? लागू 26 जनवरी 1950 से होता है। ठीक है ना, बस ध्यान रखिएगा। तो मैंने अपने नोट्स बनाए और मैंने ये स्वीकार किया कि मेरे नोट्स हैं, और मैं इस नोट्स को आप सभी को दे देता हूं, पर आप पढ़ाई कब से शुरू करेंगे? 26 जनवरी 1950 से शुरू करेंगे। ठीक है, सभी लोगों को बात क्लियर हुई? तो ये तमाम चीजें हमारे संविधान के प्रस्तावना में दोस्तों बताई गई हैं। अब आइए थोड़ा सा एक एक शब्द एक एक डिटेल को हम लोग थोड़ा और बेहतर तरीके से जाने। लेकिन जितना डिटेल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं एक तरीके से, अब पूरे लेक्चर में जो आप जानेंगे वो सिर्फ और सिर्फ उसका एक डिस्क्रिप्टिव रिवीजन होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर किसी ने पूरे ध्यान से सुना होगा तो पूरे की पूरी बातों को समझ चुका होगा। तो दोस्तों, हमने क्या सीखा कि प्रस्तावना क्या है? एक तरीके का इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट है, एक तरीके का परिचयात्मक कथन है जो ये बताता है कि हमारे संविधान की क्या फिलॉसफी है, क्या उद्देश्य है। ये भी बताता है कि हमारे संविधान के निर्माताओं का इंटेंशन या उनके इरादे क्या हुआ करते थे। इरादे यही है ना भाई, देखो जरा क्या इरादे हैं? यही तो इरादे हैं कि भारत का स्वरूप हम ऐसा बनाएंगे, है ना, यही तो इरादे हैं कि हम अपने नागरिकों को ये प्रदान करेंगे, सभी व्यक्तियों को ये प्रदान करेंगे, देश के लिए ये सुनिश्चित करेंगे। इरादे हैं सब, ये संविधान निर्माताओं के इरादे हैं यही सब। ठीक है ना,
और निर्माण के पीछे का इतिहास, राष्ट्र के मूल्य क्या है, सिद्धांत क्या है, ठीक है ना, तो इस राष्ट्र का मूल्य क्या है या वैल्यूज क्या है। तो दोस्तों वैल्यूज यही है कि हम अपने यहाँ के हर एक व्यक्ति का ख्याल रखेंगे, सभी नागरिकों में बंधुत्व और भाईचारा बढ़ाएंगे, इस तरीके की बातें संविधान का मूल है, ठीक है। गुड इवनिंग विवेक जी। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ लिया कि संविधान जो प्रस्तावना है संविधान का, ये क्या बताता है कि संविधान की उत्पत्ति या संविधान का क्रिएशन कहां पर हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ठीक है ना। संविधान का निर्माण किसने किया, हमने अभी भी पढ़ा ना, किसने निर्माण किया, जनता ने किया, किसके माध्यम से और कहां पर, तो संविधान निर्माण जो है ना, संविधान सभा के माध्यम से, संविधान सभा के भीतर निर्माण किया। भारतीय राज्य की प्रकृति क्या होगी, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, क्या क्या होगा भाई भारतीय राज्य की प्रकृति, तो एक बार फिर से देखते हैं, सोवरीन, सोशलिस्ट, सेकुलर, ठीक है ना, ओके, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये सब हमारे राष्ट्र का है ना प्रकृति, हमारे चरित्र होगा हमारे राज्य का। उद्देश्य क्या क्या है ये भी हम लोगों ने देख लिया कि भैया है ना, सभी समाज के लिए या पूरे सभी नागरिकों के लिए अलग उद्देश्य है, व्यक्तिगत रूप से अलग उद्देश्य है, राष्ट्र के लिए अलग उद्देश्य है। और हमने ये भी देख लिया कि इसको कब अभिग्रहित किया गया, व्हेन वाज इट एक्सेप्टेड, अडॉप्टेड, इनैक्टेड एंड व्हेन वाज इट राइट गिवन, ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को। अब एक चीज हम लोगों को क्या देखना है दोस्तों, हमें एक एक शब्द का अर्थ देखना है, क्या देखना है, एक एक शब्द का अर्थ देखना है। यहां तक जितने लोगों के मन में जो भी डाउट्स हैं, अब वो सभी बच्चे ये कीवर्ड्स वाला पॉइंट जरूर देखिए, अच्छे से समझिए, इसके बाद कोई डाउट नहीं बचेगा, आई एम वेरी श्योर। और फिर भी अगर किसी को लगता है कि कुछ मतलब कमी रह गई है या कुछ बेकार सा हो गया है, तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं देख सकता हूं कि अभी भी हमारे बीच में कुछ ऐसे गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं जिनको लगता है कि ये सिर्फ 4 आउट ऑफ 5 के लायक है। तो मैं उन सभी गणमान्य व्यक्तित्वों से जानना चाहूंगा कि वो जो एक है ना मिलॉर्ड, जो आप 1 नंबर वो काट रहे हो सर, वो कहां पर कमी पड़ रही है, एग्जैक्टली क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप सभी क्या है, आप सभी जो है अभी नए बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो एग्जैक्टली कौन सा इश्यू है वो आप कमेंट्स में डायरेक्टली अपने टीचर को बताएंगे, तो दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल टू यू रादर देन कि आप अपने आप को सचमुच में है ना कस्टमर के जैसा, यूजर के जैसा समझने लगे कि यार ये वाले एप्लीकेशन में मजा कमा रहा है, चलो ठीक है 2 स्टार, है ना। अभी आपका उतना ज्यादा है ना, अभी उतना पोजीशन आपका नहीं आया है, ठीक है ना, तो इसीलिए डाउट्स आए तो पूछिए, है ना, बजाय कि यू नो डीलिंग लाइक दैट। ऑलराइट, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक शब्द आता है आपका वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। सबसे पहला शब्द यही कहता है, क्या कहता है जरा आप दोबारा से देखो आप, है ना, सबसे पहला शब्द क्या कहता है, फटाक से देखो। सबसे पहला शब्द ये कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। पहली लाइन पढ़िए, पहली लाइन पढ़िए और अंतिम लाइन पढ़िए, एक साथ पढ़िए, आपको तुरंत कुछ नया पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा भैया, ये देखो जरा, कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग एतद द्वारा इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी हम भारत के लोग इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित, या अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी कि पहला वर्ड क्या था, वी द पीपल ऑफ इंडिया था, यानी कि हम भारत के लोग। इसका अर्थ यह हुआ कि संविधान का निर्माण करने वाला कोई और नहीं बल्कि भारत के ही लोग हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा देश जो है वो एक सोवरीन कंट्री है। किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि सोवरीन का क्या अर्थ होता है। सोवरीन का अर्थ यह होता है कि हमारे देश के मुद्दों में कोई बाहरी देश दखल नहीं देगा। हमारे संविधान के निर्माण से लेकर के और हर एक उसके बाद हर एक फैसले में हमारे देश के लोगों की मर्जी से वो फैसला होगा, न कि किसी बाहरी ताकत से। बात समझ में आई? संप्रभु का मतलब क्या हुआ?
संप्रभु का मतलब यह हुआ कि हमारे देश की जो अधिसत्ता है वो स्वतंत्र है, किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस और नो? सभी लोग बताएंगे मुझे फटाफट से, ठीक है ना? दूसरा शब्द दोस्तों आता है सोशलिस्ट। अब देखो इस शब्द को कैसे ऐड किया गया, कहां से ऐड किया गया, ये सब बातें हम लोग अभी करेंगे। फिलहाल इसका अर्थ जान लेते हैं। समाजवादी हमारे संविधान की प्रस्तावना में बाद में ऐड किया गया था, ठीक है ना? बाद में कब ऐड किया गया था तो वो मैं आपको बता दूं फिलहाल, ताकि आपके मन में वो जिज्ञासा ना रह जाए। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में ऐड किया गया था। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ ये होता है दोस्तों, अर्थ ये होता है कि जहां पर लोकतंत्र तो है, लोकतंत्र तो है, परंतु वो लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, भारत का समाजवाद दोस्तों दुनिया के बाकी देशों के समाजवाद की तुलना में अलग है थोड़ा सा। यहां का समाजवाद यह कहता है कि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखेंगे, जहां पर सरकार भी ये काम करेगी, सरकार भी बिजनेस करेगी, सरकार भी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगी। क्यों? ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि भैया देखो, जो कैपेबल नहीं है, जो कमजोर तबका है, जिसको विशेष आवश्यकता है आर्थिक सहयोग की, आर्थिक सहारे की, सरकार उसको प्रदान करेगी, ठीक है ना? तो भारत का समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ इशारा करता है। रूस का समाजवाद एक सार्वजनिक व्यवस्था की ओर इशारा करता है, ठीक है ना? तो भारत के समाजवाद का उद्देश्य क्या था कि हमारे देश में संपत्ति जो है वो एकत्र ना होने पाए, एक जगह पर इकट्ठी संचय ना होने पाए, सभी के पास थोड़ा बहुत जरूरत के हिसाब से पहुंच जाए, भले ही किसी के पास कम किसी के पास ज्यादा, लेकिन जरूरत के लायक हर किसी के पास पहुंच जाए। तो ऐसा समाजवाद हमारा संविधान हमारे देश के लिए रखता है। हमारे देश का स्ट्रक्चर कैसा हो तो समाजवादी हो। फिर एक शब्द आता है दोस्तों सेकुलर। अभी सेकुलर क्या चीज है? आजकल बड़ा फैशन में चल रहा है सेकुलर, है ना? जिसको देखो तो लोग सेकुलर जैसा शब्द यूज करते हैं आजकल गाली वाली देने के लिए, है कि नहीं? रबिया, ये बाद में क्यों जोड़ा गया मैं तुरंत इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना? देखिए उसके पीछे की एक स्टोरी बड़ी लंबी है रबिया। फिलहाल तो हम बस इतना जान लें कि 1976 का दौर चल रहा था, आपातकाल लागू था, आपातकाल लागू था, ठीक है ना? अभी आपातकाल क्या होता है, अब आपके मन में नया सवाल आएगा अगर आपको नहीं पता होगा तो ये सब चीजें इसलिए हम लोग थोड़ा एंड में डिस्कस करेंगे। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे आज के जमाने में एक अलग ही मुद्दा, अलग ही बहस चल रही है कि कौन असली हिंदू है, कौन असली नागरिक है, कौन ज्यादा बड़ी जनेऊ पहनता है, कौन ज्यादा जो है बड़ा टीका लगाता है, ऐसी बातें चल रही हैं। कुछ समय पहले तक ऐसी बातें चला करती थी कि कौन ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, किसके दौर में ज्यादा रोजगार क्रिएट हो रहे हैं, किसके दौर में जो है ज्यादा, है ना, इंटरनेशनल डीलिंग्स आ रही हैं, किसके दौर में ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडाइसेस जो है ग्रो कर रहे हैं। ये सब चीजें चल रही थी। उसके पहले एक दौर ऐसा चलता था दोस्तों, एक दौर ऐसा चलता था कि जब, है ना, जब ये डिबेट चलती थी कि कौन सा सामाजिक वर्ग पिछड़ा ज्यादा है, कौन सा कम पिछड़ा है, किसको आरक्षण मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। उसके पहले एक दौर ऐसा चलता था जहां पर आपस में दोनों जो मुख्य पक्ष और विपक्ष होते थे, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे से कॉम्पीट करते थे कि कौन ज्यादा समाजवादी है, कौन ज्यादा गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के हितों की बात करता है। सिर्फ बात करता है, काम नहीं, सिर्फ बात करता है। आपको आश्चर्य होगा जान करके कि किसी दौर में हमारे देश में एक राजनीतिक पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम था दलित मजदूर किसान पार्टी। पार्टी का नाम ही था दलित मजदूर किसान पार्टी। अब आप समझ लो ये चीज। तो कहीं ना कहीं 1976 में जिसको मौका मिलता था वो चौका मारने की कोशिश करता था कि हम ज्यादा बड़े समाजवादी हैं,
इंदिरा गांधी के पास आपातकाल का समय था, उन्होंने प्रस्तावना के अंदर शब्द ही डाल दिया कि हम समाजवादी हैं। और बताओ इससे ज्यादा क्या ही करोगे। वो बात अलग है कि उनके पार्टी के सरकार के गिरने के बाद जो पार्टी सरकार में आती है सत्ता में, उसका नाम था जनता पार्टी और वो डिक्लेयर्ड समाजवादी थी। कांग्रेस स्ट्रेटेजिकली समाजवाद करती थी और वो पार्टी डिक्लेयर्ड समाजवादी थी। तो ऐसा चलता था कंपटीशन, ठीक है ना। इसीलिए आपातकाल के टाइम का फायदा उठा करके एक शब्द ही इसमें ऐड कर दिया गया, कौन सा, समाजवादी। और दूसरा शब्द कौन सा ऐड किया गया, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, ठीक है। अब ये पंथ निरपेक्ष दरअसल में क्या होता है दोस्तों, आपके ना मेंस परीक्षा में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, पिछले 6-6.5 साल में मेरी किसी भी क्लास में जो स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ता है, थोड़ा बहुत किताबें पढ़ने का शौक रखता है, थोड़ा बहुत चीजों से अवेयर रहता है और डिस्कशंस को ध्यान से सुनता है, वो दरअसल में काफी बेहतर तरीके से प्रीलिम्स और मेंस दोनों को क्रैक कर लेता है। जिसको ये लगे कि नहीं वो सिर्फ ट्रिकी चीजों पर ही काम करेगा, तो आई एम रियली सॉरी, आप एक बहुत अच्छे ट्रिक है ना एक्सपर्ट तो बन जाओगे, लेकिन एग्जाम आपके लिए दूर की कौड़ी हो जाएगा। मतलब आप इंटरव्यू तक पहुंचोगे, इस बात में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपके लिए बहुत आवश्यक है ये चीजें समझना। दोस्तों पंथ निरपेक्ष मेंस में कैसा क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय पंथ निरपेक्षता या भारतीय धर्म निरपेक्षता की अवधारणा पाश्चात्य पंथ निरपेक्षता की अवधारणा से किस प्रकार भिन्न है। क्या पूछता है, ये मेंस का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, कि भारतीय पंथ निरपेक्षता की अवधारणा, ठीक है, अवधारणा पाश्चात्य पंथ, राइट, पाश्चात्य पंथ निरपेक्षता से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार भिन्न है, ठीक है ना। अब इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, टिप्पणी कीजिए, विवेचना कीजिए, अलग अलग शब्द पूछता है इसमें। समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, ठीक है ना। ये आप लोग प्रश्न तो नोट कर लीजिएगा, लेकिन इसका उत्तर अभी मत लिखिएगा। थोड़ा सा चीजों को समझने के बाद और 1-2 और लेक्चर बीत जाए, कुछ और चीजें आप जान ले, समझ लें, तब जब हम लोग आर्टिकल 25, 26, 27 पढ़ेंगे ना, 28, तो 25, 26, 27, 28 ये चारों आर्टिकल जब हम पढ़ेंगे, उसके बाद आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर लिख करके सबमिट करिएगा, ठीक है ना। अब विवेक जी का, नीरज जी का कहना है कि सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। भैया नीरज, देखो ये क्या दिखा है स्क्रीन के ऊपर रेड कलर की इंक में, है ना, और राइटिंग बहुत ज्यादा खराब तो नहीं है मेरी, मतलब बस लाइन नहीं खींचा है तो कहो खींच देता हूं, ठीक है ना। हाँ ये लो, ठीक है ना। समझ नहीं आ रहा, बफरिंग है, अच्छा जी लोग दोबारा पढ़ देता हूं। भारतीय पंथ निरपेक्षता की अवधारणा पाश्चात्य पंथ निरपेक्षता से किस प्रकार भिन्न है, समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। विवेक बाबू का बड़ा अच्छा सवाल है एक कि पंथ निरपेक्षता, राइट, और धर्म निरपेक्ष में क्या डिफरेंस है। देखिए भारत ने धर्म निरपेक्ष शब्द का प्रयोग ऑफिशियल ट्रांसलेशन में नहीं किया है, बहुत कम लोग इस बात के ऊपर ध्यान देते हैं, वो धड़ल्ले से धर्मनिरपेक्ष यूज करते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है दोस्तों, जो फ्रांस की जो पॉलिटिकल प्रिंसिपल है, जहां पर आप एब्सोल्यूट सेकुलर है, धर्मों से, सभी धर्मों से समान दूरी, किसी भी प्रकार से राजनीतिक नियमावली में, राजनीतिक प्रक्रिया में किसी भी धार्मिक परंपरा या धार्मिक प्रक्रिया का कोई भी हस्तक्षेप, किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस इज नॉट एट ऑल टॉलरेटेड। यही कारण है दोस्तों कि फ्रांस में आप अपने धार्मिक पहचान को जाहिर नहीं कर सकते अगर
अगर कोई एक्सेप्शनल केस है जो सरकार के द्वारा रिटन में अलाउ किया गया तो बात अलग है, अदरवाइज यू कैन नॉट डू दैट। ठीक है। जबकि दोस्तों भारत में क्या है, ठीक है ना, भारत में क्या है कि यहां पर सभी धर्मों से एक समान स्नेह, एक समान सामंजस्य, एक समान नजदीकी जो है वो रखी जाती है। भारत जो है ये किसी भी धर्म विशेष को प्रमोट करने के लिए जनता के टैक्सेस का पैसा खर्च नहीं करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? किसी भी धर्म विशेष को प्रमोट करने के लिए जनता का पैसा खर्च नहीं करेगा। ठीक है ना। तो यहां पर भारतीय राज्य को सभी धर्मों के विभिन्न पंथों के प्रति, विभिन्न पंथ मतलब धर्म के साथ साथ कई सारे पंथ भी होते हैं, जैसे कि रामास्वामी संप्रदाय, जैसे कि आप समझिएगा बोहरा, दाऊदी बोहरा, मुसलमानों में एक होता है ना कम्युनिटी होती है, शिया मुसलमानों में दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। तो जैसे सिखों में एक होते हैं सतनामी, है ना, एक सतनामी, या जैसे कि कर्नाटका में है ना जो है लिंगायत होते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे कई सारे संप्रदाय भी तो है भारत में। भारत में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ धर्म ही धर्म है, संप्रदाय भी बहुत सारे हैं। तो जब हम धर्म कहते हैं तो कुछ गिनती के धर्म जो है जुड़ते हैं। जब हम कहते हैं पंथ, पंथ का मतलब होता है कि धर्म से एक स्टेज नीचे आ गए और जो भी छोटे मोटे कंसीडर किए जाते हैं अलग अलग कैटेगरीज, कस्टम्स, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, इन सभी मामलों में उन सभी के साथ भी कोई भेदभाव, कोई दुराव नहीं रखा जाएगा। बात समझी सभी लोगों को? विवेक जी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, वेरी गुड विवेक। राइट, ऐसे गाइस और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस क्लास में आने चाहिए ताकि आप सभी का भी थोड़ा मन लगे। वरना होता क्या है कि हाँ बिल्कुल नीरज, बिल्कुल 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 ठीक है ना। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि यूजुअली ऐसे शब्द जो है वो बहुत बारीकी के साथ हमें उसको समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला शब्द क्या था? तो डेमोक्रेटिक वर्ड अगला था। क्या था? डेमोक्रेटिक वर्ड था। ठीक है ना। डेमोक्रेटिक वर्ड क्या होता है दोस्तों? भारत की सरकार का स्वरूप है। भारत की सरकार का स्वरूप क्या है? भारत की सरकार कैसी है? भारत की सरकार जो है लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक सॉरी, लोकतांत्रिक का क्या मतलब हुआ? लोकतांत्रिक का मतलब यह होता है कि जहां आप ऐसे व्यक्तियों के द्वारा शासित होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा गवर्न किए जाते हैं जो व्यक्ति उन चुनिंदा लोगों में से आए हैं, जिन चुनिंदा लोगों को देश की जनता ने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है, अपना प्रतिनिधि चुना है। ये कुछ वैसी बात हो गई कि जहां पर अगर ये सरकार है तो सरकार का गठन कहां से होगा? इस सर्कल में बैठे हुए लोगों से होगा। इस सर्कल में कितने लोग बैठे हैं? ठीक है ना। तो कुछ चंद लोग बैठे हैं जिसमें से बहुमत वाला जो पक्ष है उसने अपनी सरकार का निर्माण किया। और ये लोग कहां से आए? तो ये लोग जो है देश की जनता द्वारा चुने गए हैं, जनता द्वारा चुने गए हैं। रवि बाबू कहते हैं कि राष्ट्र का अध्यक्ष जनता के द्वारा चुना जाएगा। तो भैया रवि, उस बात को हम लोकतांत्रिक नहीं कहते हैं। ठीक है, उसको लोकतांत्रिक नहीं कहते हैं। यहां पर मैं कह रहा हूं कि सरकार का स्वरूप देश की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के अंदर जिनके पास बहुमत होगा वो चलाएंगे। सरकार लोकतांत्रिक होती है दोस्त। राष्ट्र जो है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्र का अध्यक्ष अगर जनता के द्वारा चुना गया तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रिपब्लिक कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपब्लिक कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि यूनाइटेड किंगडम या यूके या ब्रिटेन ये जनतांत्रिक है या गणतंत्र है, तो आप क्या कहेंगे मुझे? यूके क्या है? जनतंत्र है कि गणतंत्र है? अगर मैं दो ऑप्शंस के साथ एक 10 सेकंड का पोल स्टार्ट करूं तो आप मुझे क्या आंसर देंगे?
यूके है ना, ब्रिटेन जनतंत्र या गणतंत्र? आश्चर्य की बात यह है कि 47% लोगों ने ऑप्शन ए और 53% लोगों ने ऑप्शन बी चूज किया है। गुड इवनिंग रेणु जी, गुड इवनिंग। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भैया, ब्रिटेन। ब्रिटेन जनतांत्रिक है यार, ब्रिटेन गणतंत्र कैसे हो सकता है? क्या ब्रिटेन में हेड ऑफ द स्टेट जनता के द्वारा चुना जाता है क्या? कतई नहीं। ब्रिटेन में तो अभी देखो ना, आप देखो किंग चार्ल्स, अभी वहां पर किंग चार्ल्स जो है वो बैठे हैं, वो तो वंशानुगत प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं ना, हेरिडिटरी चीफ ऑफ द स्टेट या हेरिडिटरी हेड ऑफ द स्टेट। दोस्तों ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में जनतंत्र है, जनतंत्र है, परंतु राजतांत्रिक, राजतांत्रिक, ठीक है ना। राजतांत्रिक जनतंत्र का मतलब क्या हुआ कि हेड ऑफ द स्टेट जो है ये वंशानुगत होंगे। क्या होंगे? वंशानुगत होंगे। और सरकार जो होगी ये लोकप्रिय सरकार होगी। क्या होगी? लोकप्रिय सरकार होगी, ठीक है ना। जबकि भारत क्या है दोस्तों? भारत क्या है? भारत जो है, ठीक है ना, भारत कैसा है दोस्तों? एक जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक गणतंत्र है, गणतंत्र है, ठीक है। तो भारत में सरकार जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुनी जाती है, ठीक है ना। सरकार जो है वो जनप्रिय या लोकप्रिय सरकार है। और गणतंत्र का मतलब जो है वो राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष क्या है? वो भी निर्वाचित होता है। मतलब लोकप्रिय हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट इलेक्टेड जरूर होता है, ठीक है ना, इलेक्टेड जरूर होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आई थिंक हम सभी लोगों ने अभी अभी डिस्कस भी किया था कि संविधान के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो हम लोगों ने अभी भी पढ़ा भी था शुरुआत में कि मुख्य उद्देश्य यह है कि पूरे देश में सद्भाव को बढ़ावा दिया जाए, हार्मनी थ्रू आउट द नेशन जो है वो प्रमोट किया जाए, ठीक है ना। और भारतीय संविधान अपने लिए सभी नागरिकों के लिए कौन कौन से उद्देश्यों को निर्धारित करता है दोस्तों? तो आप देख लीजिए, इसको न्याय निर्धारित करता है, ठीक है ना। न्याय में कौन कौन से हैं? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है ना। तो ये चीजें हम लोग अभी एक एक करके पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आप सब शुरुआत से अगर जो बच्चा है यहाँ पर वो लोग ये चीजें जान रहे हैं ऑलरेडी, बट फिर भी हमें इसको थोड़ा डिटेल में जान लेना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे संविधान के द्वारा जो प्रमुख उद्देश्य अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए रखे गए हैं, सबसे पहला उद्देश्य है दोस्तों न्याय, न्याय का। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता बाद में, न्याय पहले, ठीक है। यानी कि किसी व्यक्ति के साथ गलत हुआ है, उसके साथ सामाजिक भेदभाव, आर्थिक भेदभाव, राजनीतिक भेदभाव, उसका सामना अगर उसे करना पड़ रहा है तो भारतीय संविधान इस बात की गारंटी देता है कि उसे न्याय दिया जाएगा, उसे न्याय दिया जाएगा, ठीक है। पॉलिटिकल जस्टिस की तो गारंटी है, पॉलिटिकल जस्टिस की तो गारंटी है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पॉलिटिकल जस्टिस जो है उसे कैसे प्राप्त होता है? तो दोस्तों पॉलिटिकल जस्टिस जो है यानी कि कानून के नजरों में जो समान या राज्य की नजरों में जो समानता है, ठीक है ना, पॉलिटिकल स्टेट की नजरों में जो समानता है, ये प्रदान किया जाता है बाय फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स,
क्या ये बात सबको समझ में आई? राजनीतिक न्याय कहां से प्रदान किया जाएगा दोस्तों? फंडामेंटल राइट्स के द्वारा प्रदान किया जाएगा। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स वो गारंटीज होती हैं जिन गारंटीज को स्टेट के लिए संविधान बताता है कि बेटा कुछ भी हो जाए पर हमारे देश की जनता का ये अधिकार जो है खत्म नहीं होना चाहिए। और अगर जनता का अधिकार ये वाला खत्म हुआ तो जनता के पास आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जाने का भी उसका मौलिक अधिकार है कि उसको गारंटी को भी सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। ठीक है, एक तरीके से ऐसा करिए या तो एक तरीके से ऐसा समझिए कि जैसे अगर आपके पास एक तिजोरी रखी हुई है तो उस तिजोरी की चाबी सभी नागरिकों के पास है कि बेटा पैसे बाकी सब आप जितना मर्जी उतना कमा लो, लेकिन अगर मरने लगोगे तो ये तिजोरी की चाबी आप सभी के पास है, उसका आप जरूर प्रयोग कर सकते हैं। और बाई चांस अगर किसी ने आपसे आपकी चाबी छीन ली तो उस तिजोरी का एक चौकीदार बिठाया गया है जिसके पास मास्टर की है, जिसके पास मास्टर की है, और वो उस मास्टर की से हर किसी की तिजोरी जो है वो खोल सकता है। तो वो तिजोरी क्या हुई सभी के लिए? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स। और हर व्यक्ति के पास उस फंडामेंटल राइट का एक्सेस है, यानी कि गारंटी है, यानी कि चाबी है। और अगर बाई चांस किसी की चाबी छीनी गई, यानी कि किसी का मौलिक अधिकार छीना गया, तो मास्टर की किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है, यानी कि वो उस व्यक्ति का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करवा देगा। ठीक है ना। तो दोस्तों हमने राजनीतिक न्याय तो समझ लिया। अब अगर बात करें सामाजिक और आर्थिक न्याय की, तो गाइस सामाजिक और आर्थिक न्याय दरअसल में क्या होता है? संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के द्वारा अनुदेशित किया गया है, बाध्य नहीं है, ध्यान रखिएगा, बाध्य नहीं है। देखो ये क्या है? सिर्फ अनुदेशित है, बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। क्योंकि देखो एक बात समझो आप, अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान बनाने वालों ने ऐसा क्यों किया कि राजनीतिक न्याय तो हमें गारंटी के साथ दे दिया परंतु सामाजिक और आर्थिक न्याय उसको गारंटी के साथ नहीं दिया, तो आप एक बात समझिएगा कि क्या एक नए नवेले राष्ट्र के लिए जो अभी कल आजाद हुआ है, क्या उसके लिए डे 1 से 32 करोड़ की आबादी के लिए सभी के लिए जॉब, सभी के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सभी के लिए जो है सोशल डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना, सभी के लिए पढ़ाई लिखाई, सभी के लिए शेल्टर, कपड़ा, खाना, सब कुछ सुनिश्चित करना, किसी महिला के साथ गलत ना हो, किसी व्यक्ति के साथ गलत ना हो, किसी के साथ छुआछूत ना हो, सब कुछ सुनिश्चित करना, क्या ये पहले दिन से संभव था? क्या वाज इट प्रैक्टिकली इवन पॉसिबल? सोच के बताइएगा मुझे। आप संविधान निर्माताओं की जगह पर होते तो क्या करते? ऑब्वियसली यही करते ना, डीपीएसपी बना देते और डीपीएसपी बना करके उसमें अच्छे अच्छे फीचर्स डाल देते और ये कहते कि यथा योग्य परिस्थितियों के अनुसार ठीक है, यानी कि जैसे जैसे आपका देश बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपकी सरकार मजबूत होती जाएगी, जैसे जैसे लोग जागरूक होते जाएंगे, जैसे जैसे संसाधन बढ़ते जाएंगे, समय सही आता जाएगा, वैसे वैसे एक एक करके आप जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो जनता के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए निर्मित किए गए हैं उनको आप लागू करते जाएंगे। क्या ये बात सबको समझ में आई? हाँ कि ना? यस एवरीवन, क्लियर है सभी लोगों को? तो दोस्तों इसीलिए डीपीएसपी क्यों शामिल किया गया? डीपीएसपी शामिल किया गया क्योंकि देखो कोई देश जब बनता है तो सिर्फ 2 दिन के लिए थोड़ी बनता है। देश बना है भाई, संविधान बना है, ये मतलब सदा के लिए बना होगा, समय के साथ उसमें परिवर्तन भी होता रहेगा।
तो इसीलिए लॉन्ग टर्म गोल्स जो है उनको प्राप्त करने के लिए हमारे डीपीएसपी का निर्माण किया गया था। ठीक है ना, डीपीएसपी का निर्माण किया गया। इसके अलावा दोस्तों इक्वालिटी, लिबर्टी। अब ध्यान रखिए इक्वालिटी का अर्थ क्या होता है? समानता या समता, समानता या समता। अक्सर जो है ये सवाल हमसे पूछा जाता रहा है। ठीक है ना दोस्तों, समानता की बात करें और समता की बात करें, ठीक है ना, समानता और समता की बात करें तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं इक्वालिटी की, ठीक है ना, तो दोस्तों इक्वालिटी दरअसल में क्या कहता है, इसके लिए एग्जैक्ट जो हमारे संविधान में, ठीक है ना, हमारे संविधान में जो वास्तविक शब्द का प्रयोग किया गया है, समता का प्रयोग किया गया है, न कि समानता। समानता नहीं है, समता। अंतर क्या है? अंतर क्या है? अच्छा, अमिता जी का एक सवाल है, पहले उसका जवाब दिया जाए कि सर इतना अच्छा होने के बाद भी विकास उतना हुआ क्यों नहीं? देखिए विकास तो एक बड़ी ही कह सकते हैं कि एक रिलेटिव टर्मिनोलॉजी के तौर पर विकास का प्रयोग होता है। जैसे कि अब जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, अगर आपने उसको रोटी बनाने के लिए आटा दे दिया, आटा खरीदने के लिए 2-4 पैसे दे दिए, या दिलवाने का पैसे मिलने के लिए जॉब दिलवा दी, ठीक है ना, उसके लिए एलपीजी का जुगाड़ कर दिया, कुल मिलाकर के अब वो अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकता है। उसके लिए तो ये बहुत बड़ा विकास हो गया है ना। उसी प्रकार से अगर हमारे पास ऑलरेडी रोटी मौजूद है, रोटी अगर मौजूद है तब हमारा ध्यान जाता है कहां पर? कपड़े पर ध्यान जाता है। यहां पर कपड़े का मतलब होता है द पर्सनल नीड्स ऑफ लग्जरी, ठीक है ना। कपड़े का मतलब सिर्फ ड्रेस नहीं, कपड़े का मतलब कि ड्रेस के साथ साथ एंटरटेनमेंट, घूमना फिरना, ठीक है ना, थोड़ा सा जो है छुट्टियां वगैरह मनाना, क्वालिटी ऑफ लाइफ पर जाता है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ जब हमारे पास एक डिसेंट आ जाती है तब हमारा ध्यान जाता है सेटलमेंट पर, मकान पर, एस्टैब्लिशमेंट्स यानी एसेट्स, संपत्ति क्रिएट करने पर। मकान इज इक्वल टू नॉट जस्ट हाउस, इक्विवेलेंट टू ऑल द टाइप ऑफ एसेट्स। आप कंपनी खरीद रहे हैं, शेयर्स खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, बड़ी बड़ी जमीनें खरीद रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, ये सब कब करेंगे? जब आपने अपने रोटी पानी का जुगाड़ कर लिया, जब आपने अपने पहनने ओढ़ने का जुगाड़ कर लिया, जब आपने अपने सेंट साबुन बत्ती का जुगाड़ कर लिया, तब जाकर के आपका एसेट क्रिएशन पर ध्यान जाता है, ठीक है ना। तो विकास एक्चुअल में बहुत ही रेलेवेंट, तो बोला मतलब एक रिलेटिव टर्म बोला जा सकता है। रेलेवेंट ये सभी के लिए होता है, लेकिन अलग अलग पर्सपेक्टिव में, अलग अलग एस्पेक्ट्स में, ठीक है अमिता। तो दैट्स व्हाई विकास हुआ तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हुआ है। हमारे आपके लिए हो सकता है उतना ना हुआ हो, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं था उसके लिए डेफिनेटली हुआ, ठीक है। मनीष ने एक बड़ी अच्छी लाइन बोल दी, विकास सतत प्रक्रिया है तो हो रहा है। बहुत बढ़िया है ना, एग्जैक्टली, डेवलपमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। दोस्तों समता का अर्थ क्या होता है? समता के लिए हिंदी में एक शब्द बनाया है, यथोचित, और इंग्लिश में इसी शब्द को कहते हैं एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट, ठीक है ना। ये यथोचित और एप्रोप्रिएट का अर्थ क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आप जो है जिसके लिए जैसा सही हो उसके साथ वैसा ट्रीटमेंट किया जाए, उसे हम कहते हैं समानता, उसे कहते हैं समता या इक्वालिटी। समानता का अर्थ दोस्तों इंग्लिश में जाएगा, वो होगा आपका सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी, तो ध्यान रखिएगा यहां पर सिमिलैरिटी है ना,
जो टर्म है दरअसल में वो यूज नहीं किया गया है, इक्वालिटी यूज किया गया है, जिसका अर्थ ये हुआ कि सिर्फ परिस्थिति ही नहीं, नॉट जस्ट द कंडीशंस बट आल्सो द आउटकम्स, आल्सो द एफर्ट्स, दैट मस्ट बी इक्वल। ठीक है ना, या समता। अब जैसे गरीबों को, मान के चलिए कि गरीबों को सरकार अगर गरीबों के लिए कोई योजना बनाती है, आप लोगों ने देखा होगा, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सरकार ने गरीबों के लिए ब्याज मुक्त ऋण यानी इंटरेस्ट फ्री लोन बांटने की योजना अगर बनाई, अगर कोई योजना ऐसी बनाई, कितना लोन देंगे? 1 लाख, 2 लाख, बहुत दिल दिखाया, बहुत जिगरा बड़ा किया तो 3 लाख, है ना, उसके ऊपर देंगे क्या? वहीं जरा आप इंडस्ट्री खोल कर देखिए, इंडस्ट्रियलिस्ट को सब्सिडी मिल जाती है कितने की? 10 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ का डायरेक्ट सब्सिडी, है कि नहीं? क्यों? अब अगर आप ये उम्मीद करें कि देखो सरकार तो भेदभाव कर रही है भैया, है ना, गरीब के लिए अच्छा बेटा, गरीब के लिए सिर्फ 1 लाख रुपया और अरबपति जो पहले से है उसके लिए 10 करोड़ रुपया का, क्यों ना करे? जिसके जैसी कैपेबिलिटी है उसके साथ वैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा। गरीब के लिए पहला टारगेट क्या है? गरीबी से बाहर आना। वो क्या करेगा? क्या कोई कभी सुना है ऐसा आपने कि अभी पहले हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, फिर अचानक से मैंने एक दिन रोबोटिक्स इंडस्ट्री का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल दिया 500 करोड़ की लागत से? ऐसा होता है क्या कभी? नहीं होता ना। पहले हमारे पास रोटी का जुगाड़ करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें 500 करोड़ चाहिए क्या? हमारे पास 50,000 रुपया भी रहेगा तो भी हम रोटी का जुगाड़ कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारे देश के संविधान के माध्यम से हम इक्वालिटी की बात तो करते हैं, लेकिन दोस्तों ये इक्वालिटी जो है, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जैसा कि रवि ने एक शब्द यूज किया, बहुत बढ़िया रवि, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को फेवर करता है। ये सब थोड़ी बारीक चीजें हैं दोस्त, आपको ये मतलब रैंडम क्लासेस में नहीं मिलने वाली हैं, तो दैट्स व्हाई बहुत ध्यान से सुनिएगा इन सब चीजों को। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दोस्तों हमारे देश में अलाउड है। उसी के अंतर्गत हम जब आरक्षण प्रदान करते हैं तो हम इस बात का रोना लेके नहीं बैठते कि ये बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। भैया भेदभाव क्यों किया जा रहा है? बिकॉज जाहिर सी बात है, रिप्रेजेंटेशन कम है, कुछ तो करना पड़ेगा ना रिप्रेजेंटेशन एंश्योर करने के लिए। जाहिर सी बात। लिबर्टी, अब लिबर्टी कैसा? लिबर्टी का सिर्फ आप एक लाइन में समझ लीजिएगा, जस्ट इन वन लाइन, दैट यू आर provided enough independence to make yourself free, but not others captives of your freedom. ठीक है ना? You are provided with enough liberty to make yourself free, but not others the captive of your freedom. आपकी आजादी के चक्कर में सामने वाला किसी की गुलामी ना करे, आपकी गुलामी ना करे, उतनी हद तक आप आजाद हैं। क्या बात समझ में आई सभी को? हाँ कि ना? ये सब तो क्या आप अपनी आजादी का फायदा उठाने के लिए किसी को बधुआ मजदूर बना सकते हैं क्या? हाँ जी, क्या अपनी आजादी के चक्कर में किसी को बधुआ मजदूर बना सकते हैं? या आपकी आजादी की आपको वो थोड़ी पसंद आ गया है तो आप जाकर के उसको घसीट लाएंगे और अपने घर में बिठा देंगे? ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं ऐसा। ठीक है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आजादी कानूनी दायरे के भीतर। आपके पास आजादी के भीतर फंडामेंटल राइट्स हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हमारे पास जो है वो किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी जॉब को चुनने की आजादी है। पर जरा मुझे ये बताइए कि आप बेचारे बॉम्ब बनाने में बड़े टैलेंटेड हैं, तरह तरह के बॉम्ब आप बना डालते हैं, बिल्कुल, है ना, एकदम ऐसा बांध करके, कील भी बांध करके, वो ना गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला बम आप ही बनाते हो। तो क्या आपको ऐसा जॉब करने की आजादी है कि जहां पर आपका काम क्या है? कुछ नहीं, हम कट्टा बनाते हैं। तो गाइस दिस इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है। तो आपकी फ्रीडम कानूनी दायरे के भीतर। ठीक है, फ्रेटर्निटी का क्या सिग्निफिकेंस है? सिंपल सी बात है, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाई, भ्रातृत्व या भाईचारा। भाईचारा अर्थात
देश के लोगों के साथ अपनत्व की भावना रखना, देश के लोगों को अपने लोग जैसा समझना कि हमारे ही लोग हैं, हमारे साथ के लोग हैं, तब जाकर के आपको क्या दिखाई देगा, फ्रेटर्निटी की ट्रू फीलिंग आपको दिखाई देगी। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? यस और नो एवरीवन? ऑलराइट, ठीक है। तो अगर आप देखें कि भाई ये जो अलग अलग उद्देश्य हैं, अलग अलग उद्देश्य जो है ये क्यों महत्वपूर्ण है भला, राइट, ये क्यों महत्वपूर्ण है भला, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। रुद्र का कहना है कि हमारी आजादी वहां खत्म होती है जहां दूसरी आजादी शुरू होती है। बिल्कुल सही। देखो, इसके लिए मैं आप लोगों को एक हमेशा एक डायग्राम की मदद से बताता हूं, हालांकि वो डायग्राम मैं फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में बताता हूं, बट आप यहां पर भी समझ लीजिए कि ये है आपके फंडामेंटल, सॉरी ये है आपका पूरा का पूरा देश, है ना, या इसको हम कह सकते हैं कि ये आपकी राज्य की सत्ता है, राज्य की सत्ता। दोस्तों राज्य का जो अर्थ है ना, ये पूरे देश के शासन प्रणाली से है, किसी स्टेट से नहीं, ठीक है ना। तो राज्य की सत्ता है ये, राज्य की सत्ता के भीतर आप सब आएंगे, आप सब आएंगे, लेकिन आप सभी के पास फंडामेंटल राइट्स नाम का एक गोला रहेगा, उस गोले के भीतर आप सुरक्षित हैं दोस्त। कोई भी सत्ता कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, इस गोले को तोड़ नहीं सकती, ठीक है ना, इस गोले को तोड़ नहीं सकती। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि अगर किसी एक का गोला दूसरे के गोले से क्रॉस करता है, जैसे कि कुछ ऐसा, यानी कि ये जो शेडेड एरिया है, यहां पर आ गया है विवाद कि F4 कहता है कि भैया मेरा फंडामेंटल राइट है, और ये जो F8 है ये कहता है कि नहीं मेरा फंडामेंटल राइट है। तो एक कहता है कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं जहां मर्जी वहां से गाड़ी चलाऊं, दूसरा कहता है कि मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं जहां मर्जी वहां सोऊं। अब मेन मुद्दा क्या हो गया कि गाड़ी जो है वो किसी के ऊपर से निकल गई, ठीक है, तो वो बोलता है कि भाई गाड़ी में चलाऊं, सरकार ने कोई रोक लगा रखी है क्या? वो बोलता है कि मैं जहां मर्जी वहां सोऊं, सरकार ने कोई रोक लगा रखी है क्या? तो ऐसे में फंडामेंटल राइट्स जो है टकराएंगे आपस में। तो वहां पर फिर जहां पर ये क्रॉस हुए, वहां पर ये जो स्टेट है, स्टेट विल इंटरवीन, ये यहां पर हस्तक्षेप करेगा। बात क्लियर सभी लोगों को? गाइस, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, यस और नो? अब देखिए जरा एक बात आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगी कि लिबर्टी, राइट, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी, ये तीन चीजें, यानी कि स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ठीक है ना, ये तीन चीजें दोस्तों फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस के संविधान से प्रभावित होकर के हमने अपने संविधान में इसको सम्मिलित किया हुआ है, और ये तीनों ही बड़ी महत्वपूर्ण है, एक दूसरे को बिल्कुल क्या करती हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। जैसे कि विदाउट इक्वालिटी द लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मेनी, यानी कि अगर समानता या समता की जो भावना है अगर वो ना रही तो कुछ लोग बहुत सारे लोगों पर हावी हो जाएंगे। जातियां देखते हो ना गांव देहात में, भले ही किसी खास समुदाय की आबादी बहुत ज्यादा ही क्यों ना हो, पर जो दबंग समुदाय के लोग होते हैं वो कमजोर समुदाय के लोगों पर भारी पड़ते हैं, ठीक है। समानता नहीं है उनके बीच में, एक ताकतवर है एक कमजोर है, तो कुछ ताकतवर लोग ढेर सारे कमजोरों पर भारी पड़ते हैं। समानता के बिना स्वतंत्रता अनेकों पर कुछ लोगों की सर्वोच्चता उत्पन्न करेगी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल को मार देगी। जैसे रशिया में आप देखिएगा, मान के चलिए अगर सरकार एक नियम बना दे, सरकार एक नियम बना दे कि सभी के सभी 12th पास करने के बाद क्या करेंगे, 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स करेंगे,
उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। कर दिया समानता, है कि नहीं? समानता कर दिया ना इधर, इक्वालिटी कर दी सबके लिए, बट विदाउट एनी लिबर्टी, आपके पास कोई चॉइस नहीं है अपना कोर्स चूज करने की। फिर नतीजा क्या निकलेगा? व्यक्तिगत तौर पर आपकी जो भी क्वालिटीज थी वो खत्म, वो क्वालिटीज फिनिश। हर कोई एक बराबर थोड़ी ना इंजीनियर अच्छा बन सकता है, कुछ लोग खराब भी बनेंगे, है ना? बन भी गया तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा आपका। याद है आपको 3 इडियट्स में फरहान ने क्या बोला था? राइट, बेसिकली वैसी कंडीशन अगर सरकार ऐसा नियम बना देती तो फरहान बाबू तो फिर अपनी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को अपने इमेजिनेशन में ही करते रह जाते, है कि नहीं? विदाउट फ्रेटर्निटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मेनी। जैसे समानता नहीं थी तो कुछ लोग, चंद लोग जो है वो कई लोगों पर भारी पड़ रहे थे, वैसे ही दोस्तों, वैसे ही जब फ्रेटर्निटी नहीं रहेगी, बंधुत्व नहीं रहेगा, आपसी मेल जोल नहीं रहेगा, फिर भी कुछ लोग कई लोगों पर भारी पड़ेंगे। जैसा कि आप देखते होंगे जिस गांव में दो जातियों के बीच में नहीं बनती आपस में, दो समुदायों के बीच में आपस में नहीं बनती है, उन दोनों के बीच में हमेशा क्या होता रहता है? उन दोनों के बीच में हमेशा जो है लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। एक ताकतवर है तो हावी पड़ेगा, कमजोर वाला दबता रहेगा। यानी कि फ्रेटर्निटी के, लिबर्टी के, राइट, तो फ्रेटर्निटी के बिना जो है लिबर्टी और इक्वालिटी कुछ नहीं है। आपसी भाईचारा नहीं है, किस बात की समानता, कैसी आजादी? कुछ नफरत जो है, नफरत सभी संवैधानिक अधिकारों को तबाह कर देती है, याद रखिएगा, ठीक है ना? अब सबसे बड़ा सवाल जो कि अंतिम सवाल रहेगा इस चैप्टर का, कि हमारे संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाए कि नहीं माना जाए, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी मुझे जरूर बताइएगा कि यहां तक किसी के मन में कोई दुविधा, कोई उलझन, कोई डाउट, कुछ सवाल, सभी लोगों को कुछ दिक्कत हो प्लीज जो है पूछ लीजिए। विकास बाबू का सवाल है, सर समता एक बार आगे बता दीजिए एंड में। समता एंड में बताने की जैसे कोई चीज नहीं विकास, आप ध्यान से देखिएगा। एक लाइन में अगर मैं आपसे कहूं समता क्या होता है, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है ना, समता। समता या समानता जो है दरअसल में इसमें कई प्रकार की चीजें आती हैं, ठीक है ना? कई प्रकार की चीजें जैसे कि आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है ना, कानूनी या कानून के तौर पर समानता। तो किसी भी व्यक्ति को यथोचित यानी अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसके सामने किया जाएगा, अप्रोप्रिएट मौके दिए जाएंगे, यानी कि अगर 10वीं पास है तो उसको 10वीं पास के लायक जो जॉब है उसके अवसर प्रदान किए जाएंगे, ठीक है? एक अपराधी है तो एक अपराधी को जिस प्रकार की चीजें दी जानी चाहिए उस प्रकार की चीजें दी जाएंगी। एक पीएचडी होल्डर है उसको उस प्रकार के मौके दिए जाएंगे। एक गरीब के लिए जैसा सही होगा वैसे अपॉर्चुनिटीज प्रदान की जाएंगी, यानी कि हमारा संविधान जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट करेगा, समता प्रदान करेगा। जिसको जैसा योग्य समझा जाएगा उसकी यथोचित योग्यता के आधार पर उसके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, ठीक है? तो यहां पर मैं बार बार जो है वो समता के बजाय समानता शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यही ज्यादा टर्म यूज होता है, बट आप समझने के लिए अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि अगर एग्जाम में पूछ लिया तो समता नॉट समानता, ठीक है? ऑलराइट, प्रस्तावना की स्थिति क्या है? तो संविधान का अंग है या नहीं है, ये सवाल काफी पुराना है। 1960 में दोस्तों एक मामला था बेरूबारी यूनियन, बेरूबारी केस का एक मामला था। दरअसल में भारत पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ जिसमें बेरूबारी का एक एनक्लेव था जो पाकिस्तान को दे दिया गया। तो शालिनी का सवाल है कि समता और समानता अलग अलग हैं या एक है? शालिनी जी, संविधान की नजरों में समता और समानता अलग अलग है, ठीक है? एक लाइन का आंसर, संविधान की नजरों में समता और समानता अलग अलग है, ठीक?
बेरोजगारी यूनियन के केस में क्या हुआ था दोस्तों कि राष्ट्रपति जो है अपने उस अधिकार का प्रयोग करते हैं जिसके माध्यम से वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 8 सदस्यीय पीठ के द्वारा एक निर्णय लिया था जिसमें कि उन्होंने ये बतलाया कि अगर आप भारत का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश को सौंपना चाहते हैं तो उसके लिए आपको संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि प्रस्तावना कहती है कि देश की एकता को सुनिश्चित करना ये हमारी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी होगी। उस दौर में दोस्तों अखंडता शब्द नहीं आया था, ध्यान रखिएगा, उस दौर में अखंडता शब्द नहीं आया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संविधान का प्रस्तावना ये हमें बताता है कि एकता सुनिश्चित करना अगर हमारी जिम्मेदारी है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारा मतलब क्या? जनता का। जनता कैसे बनाएगी? संसद के माध्यम से। तो कहां पर प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा? संसद में। बिना संसद की मंजूरी के, वो भी संविधान संशोधन के बिना, आप देश का एक सुई के नोक के बराबर इलाका भी दे नहीं सकते। इसी फैसले के क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता क्या चाहते हैं इस बात का पता हमें कैसे चलेगा? तो इसका पता हमें चलेगा प्रस्तावना के माध्यम से। लेकिन हाँ, संविधान का हिस्सा नहीं मान सकते ना इसको। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि संविधान सभा के निर्माण, जब संविधान का निर्माण हो रहा था उसके साथ इसका निर्माण नहीं हुआ था। संविधान बनने के बाद अंतिम में इसका निर्माण जो है वो किया गया था। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग कानून के अदालत में लागू नहीं कर सकते। वी कैन नॉट एक्चुअली काउंट इज एज एन एनफोर्सेबल मैटर इन द कोड ऑफ लॉ। अगर आप अदालत में जाकर के दावा नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट जाके ये नहीं बोल सकते कि आप देखो प्रस्तावना में तो लिखा हुआ है कि हमें जो है सब प्रभु और ये सब बनाया जाएगा, हमें तो लगता है कि हमारा देश अमेरिका का गुलाम है। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि एक काम करो, जाके दोबारा प्रस्तावना पढ़ के आओ, उसमें क्या बोला गया है। उसमें साफ साफ ये बोला गया है कि ये तो हमारा एक ओपिनियन है, हम ऐसी चीजें करने जा रहे हैं, हुआ कि नहीं हुआ वो आप बाद में देखिएगा। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये कि इस केस के माध्यम से प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया। पर दोस्तों, आप तो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कई सारे फैसले समय के साथ बदल जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि न्याय की परिभाषा जो है वो न्यायाधीश तय करते हैं। ठीक है ना? तो दोस्तों, एक और केस आता है केशवानंद भारती केस, जिसमें 13 जजों की बेंच होती है। इस केस के बारे में आप कम से कम 10 बार जरूर सुनेंगे अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के सिलेबस में। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली मान लिया कि हाँ भैया ठीक है, संविधान का अंग है हमारी प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है, लेकिन क्या हम प्रस्तावना को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गारंटी मांग सकते हैं क्या? तो नहीं मांग सकते, गारंटी नहीं मांग सकते। रुद्रा जी का सवाल है कि सर एक चीज क्लियर कर दीजिए। हाँ भैया, एक चीज पूछ लो, आप क्या क्लियर करना है? डायरेक्टली पूछ लिया करो, है ना? आप सवाल की भूमिका नहीं बनाया करो। ये केशवानंद भारती केस क्या था? केस नहीं, केस, ठीक है ना? और ये केस दरअसल में अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे। अभी से सस्पेंस तोड़ने का मेरा मन नहीं है, बट फिर भी मैं इतना बता देता हूं कि संपत्ति के अधिकार से जुड़ा हुआ देश का ये सबसे बड़ा केस था, सबसे बड़ा मामला था। 13 जजेस की बेंच आज तक किसी मामले में नहीं बैठी है और 7-6 के फैसले से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने आज तक का सबसे बड़ा एक कह सकते हैं ना, सबसे बड़ा एक न्यायिक हस्तक्षेप संविधान के अंदर किया है, जिसके द्वारा संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा, इस नाम का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है।
केशव भारती कौन थे? केरला में एक मठाधीश थे, ठीक है ना, केरला में एक मठाधीश थे, ठीक है ना। तो इतना फिलहाल जानना हमारे लिए मेरे ख्याल से काफी रहेगा, इससे ज्यादा आई डोंट थिंक कि हमें जानना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया सभी लोगों को? ऑलराइट एवरीवन। इसके बाद एक और केस आता है जिसमें कि LIC ऑफ इंडिया वाले केस में सुप्रीम कोर्ट फिर से बोलता है कि देखो संविधान का अंग तो है प्रस्तावना, लेकिन इसको हम गारंटी नहीं देते, अंग तो है, ठीक है ना। रुद्रा कह रहे हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था, बड़ा केस था बॉस। इसकी चर्चा हम लोग तब करेंगे जब हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स जिस दिन पढ़ेंगे उस दिन जब टॉपिक आएगा, है ना, संपत्ति के अधिकार वाला, तब मैं आपको केशव भारती का केस बताऊंगा। बड़ा मजेदार केस है भैया, बहुत मजेदार केस है। दोस्तों प्रस्तावना में संशोधन कब कब किया गया तो ध्यान रखिएगा। 42वें संशोधन में किया गया, 42वें संशोधन में क्या किया गया, ध्यान रखिएगा। 42वें संशोधन में प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखेंगे तो कुछ नए शब्द जोड़ दिए गए, कुछ नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से नए शब्द जोड़े गए? जैसे कि आपने सुना सोवरीन के बाद सोशलिस्ट और सेकुलर जोड़ा गया, यानी कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ठीक है। और देश के यूनिटी और इंटीग्रिटी, तो इंटीग्रिटी जोड़ा गया, यानी कि एकता और अखंडता, तो देश की अखंडता को सुनिश्चित करना। ये तीन शब्द जो है दोस्तों ये जोड़ दिए गए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज तक केवल एक बार हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। क्लियर सभी लोगों को? ऑलराइट एवरीवन, सो दैट इज ऑल इन टुडे सेशन। आज के सेशन में इतना ही रहेगा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मजा तो जरूर आया होगा। अच्छा, विवेक बाबू का सवाल है कि सर ये मूल संरचना क्या है? विवेक जी ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और कठिन भी है, लेकिन मैं इसका सिंपल जवाब दूंगा। मूल संरचना क्या है? वही है जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, केस बाय केस। प्रत्येक मामले के आधार पर सुप्रीम कोर्ट मूल संरचना को डिसाइड कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में यही कहा था कि मूल संरचना संविधान निर्माताओं ने नहीं बताई है, हम जो बता दें वही मूल संरचना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ऑलराइट एवरीवन, तो सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग मेरे ख्याल से जानते होंगे कि आप लोगों को क्या करना होता है। बाकी जिन देवियों और सज्जनों के लिए अभी भी ये क्लास जो है वो 5 में से 4 के लायक है, तो भैया आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि कृपया आप कमियां जरूर बताएं, ठीक है ना। बड़े लोग हैं तो जाहिर सी बात है, यू आर इन द पोजीशन टू जज, है ना, तो प्लीज जज साहब, है ना, आप लोग भी अपने अपने इनपुट्स जरूर दीजिए ताकि यहाँ से सुधार कर सकें हम लोग थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। विवेक जी हमेशा चेंज होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट जब जब चेंज करेगी तब तब होगा, ऑलराइट, ओके ब्रदर, थैंक यू, टेक केयर गाइस, बाय।
इससे किसी को भी कोई आए वो सामने है ना अच्छा बहुत निकालो नाले वो काम है नाले तो बहुत तो चलाई थी बात जगह नहीं यार ठीक बता इधर साइड पे तो बता ना तो चला चला के आदमी नहीं सकते नाले वो सड़क का है वो पूरे नाले बहुत निकालो ताबे ये तो वो बहुत में बेकार ले गए